Why YRF Spy Universe is a letdown? According to trade sources, War 2 400 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म है। ये कॉस्ट इस फिल्म को YRF यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म बना देती है आफ्टर टाइगर 3 which was 350 करोड़ एंड पठान which was 325 करोड़। और ये सिर्फ मेकिंग कॉस्ट है गाइस, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत अलग है, ठीक है। YRF क्लियरली वॉर 2 को ना ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रैंड स्पेक्टिकल के नाम से मार्केट करने की कोशिश कर रही है, पर रिलीज के बाद ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुकी है हाउ बिग बजट फिल्म्स कैन बैकफायर। YRF वाज थिंकिंग कि 400 करोड़ बजट एक्शन मूवी बोलकर इस मूवी को प्रमोट कर देते हैं और ऑडियंस सैफ की तरह थिएटर में वाओ करेगी, राइट? पर ऑडियंस ना ढोल के मारू की तरह फू करके निकल गई। Yet this massive budget of 400 crore War 2 underperformed at box office and faced criticism from critics and viewers because YRF Spy Universe अब ना मोनोटोनस हो चुका है। हर मूवी सेंसलेस एक्शन सीक्वेंसेस दिखाती है, मनी शॉट के नाम पर हीरो की क्लोजअप शॉट्स दिखाती है और आई कैंडी। ऑब्वियसली यार, यश राज फेमस थे अपनी हीरोइंस को शिफॉन साड़ी में दिखाने के लिए और अब YRF अपनी हीरोइंस को शिफॉन बिकनीज में दिखाने के लिए फेमस है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई YRF स्पाई यूनिवर्स इज अ लेट डाउन, जहां वॉर 2 इस स्पाई यूनिवर्स की 6th इंस्टॉलमेंट है और हमें लग रहा था कि यार ये कुछ अलग छे, पर अभी तक आदित्य चोपड़ा इज फेल्ड टू एस्टैब्लिश हिज थेनोस। तो मैं हूं राजीव कुमार और तुम देख रहे हो YBP फिल्मी, तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये एक डायरेक्ट वीडियो मैसेज है YRF के लिए। यश राज फिल्म्स YRF बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टूडियो और एक जमाने की एक हिट मशीन थी। ये वही बैनर है जिन्होंने हमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी एवरग्रीन रोमांस दी है और धूम जैसी ट्रेंड सेटिंग एक्शन थ्रिलर दी है। 2000s के दौरान YRF की पहचान थी बाउंड्री तोड़ने की। धूम 2004 में आई, धूम 2 2006 में आई। ऐसे फिल्म्स थी जिन्होंने बॉलीवुड एक्शन का पूरा गेम ही बदल के रख दिया था। इन फिल्म्स ने स्टाइलिश हाइस्ट जॉनरा को रीइन्वेंट किया था बॉलीवुड में। धूम के चेस सीक्वेंसेस इतने धमाकेदार थे कि उसके बाद सुपर बाइक्स जैसे कि सुजुकी हायाबुसा की सेल्स इंडिया में स्काई रॉकेट करने लग गई थी। YRF ने एक्शन को एक नई हाइट पे लाके खड़ा कर दिया था, लेकिन अब आज लगता है YRF अपना मोजो खो चुका है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैनर होने के बावजूद YRF अब फॉर्मूला मासी मूवीज बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें स्टार पावर और स्पेक्टिकल तो होता ही है, लेकिन कंटेंट डिसअपॉइंट कर देता है और रिजल्ट क्रिटिकल एंड कमर्शियल दोनों ही लेवल पर फेलियर्स मिल रहे हैं हमें। पहले YRF नया करने की कोशिश करता था। धूम एंड धूम 2 सिर्फ हिट्स नहीं थे गाइस, उन्होंने एक नया एरा स्टार्ट कर दिया था बॉलीवुड एक्शन का। सिंपल कैट एंड माउस वाला चेस था, कॉप्स वर्सेस थीव्स। विलेन की बैक स्टोरी खींचने की जरूरत नहीं होती थी उस टाइम पे। जॉन इब्राहिम का कबीर और ऋतिक रोशन का आर्यन मिस्ट्री और स्वैग दोनों लेकर आता था ऑन स्क्रीन। उस वक्त YRF की एक्शंस में एक नया फ्लेवर था जो बॉलीवुड ने पहले कभी भी नहीं दिखाया था। देन फास्ट फॉरवर्ड टू आज, YRF अपना ही फॉर्मूला भूल चुका है गाइस। इनोवेशन के बजाय वो बस मासी मसाला चेज करने की कोशिश कर रहा है। मसाला एंटरटेनर्स देखो फन हो सकती है, पर YRF की लेटेस्ट फिल्म सिर्फ स्पेक्टिकल पे टिकी हुई है, सेंस और स्टोरी बिल्कुल नहीं है उसमें। एग्जांपल पठान 2023 बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़े। ऑब्वियसली शाहरुख खान का स्टारडम छा गया था, एक्शन स्टाइलिश था, पर फैंस को ना महसूस हुआ कि राइटिंग वीक थी और सीन्स ना इलॉजिकल थे। एक व्यूअर ने लिखा भी था कि डू नॉट गो इन एक्सपेक्टिंग रोमांस स्टोरी और सेंस, यू विल गेट ओनली एक्शन सीन्स बट नो डेप्थ। और एक रिव्यू में लिखा गया था हाई ऑक्टेन एक्शन बट जीरो लॉजिक गाइस। कुछ स्टंट्स इतने अनरियलिस्टिक थे कि लगता था कि इन्हें शायद सुपर हीरो ही बना देना चाहिए था। YRF का जो ऑब्सेशन है अपने सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स बनाने का ना, वो अब एक्सपोज होने लग गया है। एक था टाइगर 2012 से इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी स्पाई यूनिवर्स की, जिसमें कबीर खान का जो ग्राउंडेड टोन था वो विजिबल था। पर जैसे जैसे फ्रेंचाइजी आगे बढ़ने लग गई, देन टाइगर जिंदा है 2017, वॉर 2019, पठान 2023 एंड टाइगर 3 2023, सब में एक्शन का स्केल तो बढ़ा पर स्टोरी और लॉजिक गिर गई। और जब वॉर 2 2025 में आई तो पेशेंस खत्म हो गया। ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR जैसे दो बड़े सुपरस्टार्स को स्क्रीन पर एक साथ लाने के बावजूद फिल्म को मिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। इन शॉर्ट, YRF की लेटेस्ट एक्शन फिल्म बड़ी स्केल वाली तो लगती है, पर उनमें सोल मिसिंग है। स्लीक विजुअल्स हैं, ग्रेविटी डिफाइंग फाइट्स है, क्रॉसओवर कैमियोज है, मतलब सब कुछ है। बस वो फ्रेश आइडिया और सॉलिड राइटिंग जो YRF को अलग बनाती थी ना, वो कहीं गायब है। आज के YRF थ्रिलर्स MCU बनाने की कोशिश में उलझ गए हैं। YRF खुद उसी चीज में बदल गया जिसके लिए लोग बॉलीवुड को रोस्ट करते थे। बिग बजट्स और पैसा वसूल स्टंट्स, पर
कोहेरेंट स्क्रिप्ट क्या है? जीरो है। वाईआरएफ एक जमाने में ना बॉलीवुड का इनोवेटर था, बट आज खुद वो एक कॉपी मशीन बनकर रह गया है। आजकल वाईआरएफ का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है अपना एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाने का, जिसका नाम है स्पाई यूनिवर्स। अब तुम सोच रहे होगे कि आइडिया तो मस्त है यार, हॉलीवुड का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू देख के बॉलीवुड भी अपना एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। एकदम कनेक्टेड फिल्म्स, बड़े स्टार्स और क्रॉसओवर मूवमेंट्स। पेपर पे ये प्लान बहुत सेक्सी लगता है, मतलब सुनने में भी लगता है, लेकिन जब ग्राउंड पर आता है तो असली प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक था टाइगर 2012 से। उस वक्त कबीर खान डायरेक्टर थे और फिल्म ने एक रिलेटिवली ग्राउंडेड टोन मेंटेन भी किया था। एक्शन था, थ्रिल था, पर एक सेंस भी थी। स्टोरी लाइन सिंपल सी थी कि एक स्पाई लव स्टोरी थी विद देशभक्ति का थोड़ा बहुत तड़का, और ऑडियंस उससे कनेक्ट भी कर पाई थी। लेकिन जैसे ही फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी, एक नया पैटर्न सामने आने लग गया कि हर फिल्म का स्केल तो बढ़ता गया, पर स्टोरी और लॉजिक धीरे धीरे गिरते गए। टाइगर जिंदा है 2017 की जो फिल्म थी, सलमान खान का हीरोइज्म फुल ऑन था उस फिल्म में, लेकिन स्टोरी बस एक एक्सक्यूज लगी थी कि एक्शन सेट पीसेस जो थे ना, उनको जोड़ने के लिए एक स्टोरी बस बीच में डाल दी थी। वॉर 2019 की ऋतिक वर्सेस टाइगर श्रॉफ एक बढ़िया कास्टिंग मूव था, मतलब एक्शन फिल्म के लिए, लेकिन स्क्रीन प्ले में इतनी अननेसेसरी ट्विस्ट भर दिए थे कि फिल्म ना एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर बनकर रह गई कि उसमें ना डेप्थ ही गायब हो गई थी। पठान 2023 SRK का कमबैक था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस नंबर्स धमाकेदार थे, लेकिन सबने एग्री करा कि राइटिंग वीक थी और स्टंट्स फिजिक्स को इंसल्ट कर रहे थे। टाइगर 3 2023 स्पाई यूनिवर्स की हाइप और बढ़ गई थी, कैमियो पे कैमियो डाले गए थे, पर कंटेंट फिर से वही था, बिल्कुल थकेला। और फिर आई वॉर 2 2025 में। ये स्पाई यूनिवर्स की ना सबसे महंगी फिल्म थी, बजट 400 करोड़ के आसपास। ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR जैसे दो बड़े सुपरस्टार्स एक ही स्क्रीन पर एक साथ थे। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी। मार्केटिंग ने इसे एक ग्रैंड स्पेक्टिकल बनाकर प्रेजेंट करा, लेकिन रिलीज के बाद सारी हवा निकल गई। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही बोला कि फिल्म एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गई है हाउ बिग बजट फिल्म्स कैन बैकफायर। सबसे बड़ी बात, एक इनसाइडर ने ही इस फिल्म को एक्सपोज कर दिया। राजवीर अशर, जो वॉर एंड पठान जैसे प्रोजेक्ट्स पे असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने पब्लिक में आके बोल दिया कि वॉर 2 इज अ कोलोसल डिसअपॉइंटमेंट, स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर राजवीर अशर ने वॉर 2 देखने के बाद निराशा जताई है। अशर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में वॉर 2 को वाईआरएफ यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म बताया। उन्होंने लिखा, मेरे लिए ये दिल तोड़ने वाला अनुभव रहा। मैं शुरू से इस फिल्म का समर्थन कर रहा था और इसने मुझे बहुत निराश करने के सिवाय कुछ नहीं किया। एक औसत दर्जे के फर्स्ट हाफ के बाद बेहद खराब और लंबा सेकंड हाफ आता है। ना तो फिल्म में कोई हाई पॉइंट थे, ना ही मुझे फिल्म इमोशनली जोड़ पाई। जिस दिन से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो घोर निराशा का कारण बन गया। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म है। और ये सिर्फ उनका ओपिनियन नहीं था, ऑनलाइन कमेंट्स भी फुल चीख चीख के कह रहे थे अपने सेंटिमेंट्स की अगर यही क्वालिटी है तो भाई स्पाई यूनिवर्स को ना यहीं खत्म कर दो। मतलब पब्लिक का जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका है। और ऑनेस्टली यार प्रॉब्लम क्लियर है, वाईआरएफ के लिए एक्शन का मतलब बन गया है बड़ा स्केल, स्लीक विजुअल्स और क्रॉसओवर कैमियोज जो कि हम देख रहे हैं रीसेंट टाइम से। लेकिन वो सोल जो पहले उनकी फिल्म्स में होती थी ना, वो कहीं गायब सी हो गई। धूम फिल्म इसलिए काम कर गई थी क्योंकि उन्होंने सिंपल थ्रिल्स पे फोकस किया था। स्पाई यूनिवर्स एमसीयू बनाने की कोशिश में उलझ चुकी है। रिजल्ट क्या है? स्टाइल तो है पर सब्सटेंस वो मिसिंग है। अब सोचने वाली बात है कि एक स्टूडियो जो एक जमाने में बॉलीवुड को नए लेवल पर ले जा रहा था, आज वही अपनी ही चीप कॉपी बनकर रह गया है। और नाम क्या है? स्पाई यूनिवर्स। पर रियलिटी में बस ये एक ट्राई यूनिवर्स है। ट्रायल रूम सिनेमा का मतलब होता है कि हॉलीवुड की एक फिल्म उठाओ, थोड़ा टेलर करो और फिर इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर उसे बेच दो। रिजल्ट क्या होता है? एकदम उल्टी फुल्टी विदाउट फिटिंग वाली जीन्स। Here, cinema is largely controlled by those people, and that to second generation that has grown up in trial room. So the referencing is based on cinema. So what is not on screen can't be cinema to them. अब सवाल उठता है कि वाईआरएफ का डाउनफॉल हो क्यों रहा है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वाईआरएफ अपनी ही लेगेसी का शिकार बन चुका है। ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट मैं हूं। मतलब एक टाइम पे जो सक्सेस उनके लिए ब्लेसिंग थी, आज वही उनके लिए कर्स बन चुकी है। सबसे पहला रीजन है कि वाईआरएफ इन हाउस फैमिली रन सेटअप करता है। ये स्टूडियो ना एक एम्पायर है। मतलब यश चोपड़ा ने इस एम्पायर को बनाया था और आज उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस एम्पायर को चला रहे हैं। पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज है, पर प्रॉब्लम यही है कि जब आपके पास इतना सारा कंट्रोल हो, इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो आप एक बबल में फंस जाते हो।
अनुराग कश्यप ने इस बबल का असली नाम दिया था ट्रायल रूम सिनेमा। उन्होंने कहा था कि तुम एक स्टोरी उठाते हो और उससे हॉलीवुड फिल्म बनाने की कोशिश करने लग जाते हो। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बनानी थी और रिजल्ट क्या मिला? थग्स ऑफ हिंदुस्तान। मैड मैक्स फ्यूरी बनाना चाह रहे थे और रिजल्ट क्या मिला? शमशेरा। The biggest problem with YRF is the trial room effect. You take a story and you want to make a Pirates of the Caribbean out of it, so it becomes Thugs of Hindustan. You take a story and you want to make Mad Max Fury out of it, it becomes Shamshera. The thing is, you never make the original root of the idea into a film because that in your head that can't be cinema. सिंपल शब्दों में YRF सिर्फ सरफेस लेवल फॉर्मूला कॉपी करता है, स्टाइल लिफ्ट करता है पर सब्सटेंस जीरो है। और ऑडियंस को यही बात क्लियरली समझ में आने लग गई। और ये प्रॉब्लम सिर्फ फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है, ये YRF के काम करने के तरीके में भी दिख रही है। आदित्य चोपड़ा एक कंट्रोल फ्रीक बॉस बन चुके हैं। हर फिल्म के हर डिटेल में वो खुद इंटरफेयर करने लग जाते हैं, कास्टिंग से लेकर एडिटिंग तक। अनुराग कश्यप ने ये खुद बोला है, वन पर्सन सिटिंग इन अ केव जो दुनिया को जानता ही नहीं, वो डिसाइड कर रहा है कि फिल्म्स कैसे बनेंगी। ऑब्वियसली आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डायरेक्टर्स और राइटर्स को हायर करते हो तो उन्हें ट्रस्ट भी करना सीखो, फिल्म उन्हें बनाने दो, कास्टिंग और हर चीज कंट्रोल करना बंद कर दो। मतलब YRF के अंदर एक एको चैम्बर बन गया है, यस मैन आर्मी का, और ये एक बंदा जो फाइनल वर्ड बोलता है ना, वही होता है। और रिजल्ट ऑब्वियस है, लैक ऑफ फ्रेश पर्सपेक्टिव। इसके साथ ही आता है बॉलीवुड का फेवरेट टॉपिक, नेपोटिज्म। स्टार किड्स को सुपर पावर्स दी जाती हैं उनके पैदा होते ही, और उन सुपर पावर्स को बोलते हैं पैसा और चांस का एक अनलिमिटेड चीट कोड। YRF भी इससे बचा नहीं है। आदित्य चोपड़ा खुद एक डायनेस्टी से आते हैं और उनके भाई उदय चोपड़ा, मतलब याद है ना, धूम फ्रेंचाइजी में बार बार कास्ट किए गए डिस्पाइट जीरो ऑडियंस कनेक्ट, राइट? स्टूडियो के अंदर एक हैबिट है अपने ही इन हाउस टैलेंट को बार बार पुश करने की, चाहे उनकी फिल्म्स फ्लॉप हो या हल्की फुल्की चल जाए। YRF सोचता है कि बस एक बड़ा स्टार और मार्केटिंग का बजट अगर तुम डाल दो ना तो फिल्म ऑटोमेटिकली हिट हो जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है गाइस। ऑडियंस के पास ना आज चॉइसेस है, OTT कंटेंट है, साउथ इंडियन फिल्म्स है, हॉलीवुड फिल्म्स तक है। मतलब अगर कंटेंट वीक है तो कोई भी बिग स्टार उस फिल्म को बचा नहीं सकता है। इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा बन चुकी है YRF की फ्लॉप स्ट्रीक। 2012 में यश चोपड़ा के गुजरने के बाद आदित्य चोपड़ा की लीडरशिप में स्टूडियो ने 29 फिल्म्स बनाई, उनमें से 14 फिल्म्स फ्लॉप या डिजास्टर डिक्लेयर हो चुकी हैं, मतलब ऑलमोस्ट हाफ। और मिड 2022 में तो भाई YRF ने एक फ्लॉप हैट्रिक तक मार दी थी, बंटी और बबली 2, जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज एंड शमशेरा। ये चारों फिल्म्स बैक टू बैक फेल हो गई थी। पैसा डाला, स्टार डाला, मार्केटिंग हुई, पर ऑडियंस रिजेक्ट कर चुकी थी इन फिल्म्स को। एक जमाने का अनबीटेबल बैनर एकदम ऑल टाइम लो पर आ गया। देखो, ये क्लियर है कि बिग स्टार प्लस बिग बजट इज नॉट इक्वल टू अ हिट। ठीक है YRF, अगर क्रिएटिव विजन मिसिंग है ना तो फिल्म फ्लॉप होगी। YRF ने हमें देखो DDLJ दी है, धूम दी है। अब देखना है कि फ्यूचर में YRF हमें और मीम्स देगा या फिर एक अपनी नई लेगेसी बना देगा। YRF ने अगर बॉलीवुड को नीचे खींच दिया है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। चल, देयर इज अ चांस फॉर रिडेम्पशन गाइस। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और फैंस दोनों एग्री करते हैं कि कमबैक पॉसिबल है, बस कंडीशन देखो क्लियर है, कंटेंट पे ध्यान दो, फ्रेश टैलेंट लाओ और अपनी ओल्ड एरोगेंस को ना थोड़ा छोड़ दो प्लीज। सबसे पहला स्टेप है ब्रिंग इन विजनरी डायरेक्टर्स। देखो, YRF के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की थी कबीर खान ने। मतलब एक था टाइगर जो 2012 में आई थी, वो उन्होंने ही डायरेक्ट की थी और यही स्पाई यूनिवर्स का पहला चैप्टर था। और ऑनेस्टली यार, वो फिल्म अभी भी सबसे ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड स्पाई फिल्म लगती है मुझे YRF के इस पूरे 6 फिल्म्स के इंस्टॉलमेंट में अगर देखूं तो मैं। कबीर खान की स्टोरी टेलिंग में ना एक ग्राउंडेड इमोशन था। एग्जाम्पल, उनकी जो नॉन YRF फिल्म थी वो हिट थी, बजरंगी भाईजान, जो 2015 में आई थी। अब उसने सबको रुलाया भी था और साइमल्टेनियसली एक मास एंटरटेनर भी बन गई थी। और उन्होंने फिर फैंटम भी बनाई जो 2015 में आई थी। वो एक स्पाई थ्रिलर थी जो एग्जैक्टली यही दिखाता है कि कबीर खान स्पाई जॉनरा को कितना सीरियसली ले लेते हैं। मतलब अगर कबीर खान को वापस स्पाई यूनिवर्स का चार्ज दिया जाए तो वो इस लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और YRF को अब ये समझना होगा कि अपने इन हाउस सेफ चॉइसेस से उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है इस टाइम पर। एक एग्जांपल देता हूं टी सीरीज की गैम्बल का। उन्होंने आउटसाइड डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा पे ट्रस्ट करा फॉर मूवी एनिमल जो 2023 में आई थी। वांगा का स्टाइल रॉ है और ये बंदा वही है जिसने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह बनाई है। ओके,
तो उन्होंने अपने एजी विजन उसमें डाला था और रिजल्ट क्या निकला? एनिमल ने 917 करोड़ कमाए, वो भी वर्ल्ड वाइड। मतलब सिंपल है जब आप एक आउटसाइडर को चांस देते हो और उसे क्रिएटिव फ्रीडम भी दे देते हो ना, तो वो नई सोच लेकर आता है, ऑडियंस को वो शॉक कर देता है। वाईआरएफ को भी ना अब वही करना होगा, अपना जो परिवार का सर्कल है उसे तोड़ना होगा। दूसरा स्टेप, इन्वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग राइटिंग। बॉलीवुड का सबसे पुराना रूल है, देखो, स्क्रिप्ट इज किंग, और ये क्लीशे होने के बावजूद 100% सच है। देखो, ऑडियंस का जो टेस्ट है वो इवॉल्व हो चुका है। ओटीटी के जमाने में पब्लिक हर दिन वर्ल्ड सिनेमा देख रही है, तो अगर तुम्हारी स्टोरी थिन है या फिर हाफ बेक्ड है तो चाहे कितना भी पैसा डाल दो, पब्लिक उसे रिजेक्ट करेगी। एग्जाम्पल, पठान। वाईआरएफ की टीम ने बाद में खुद ही एक्सेप्ट किया कि प्लॉट सिर्फ एक एक्सक्यूज था इस मूवी में, मतलब जो एक्शन सेट पीसेस थे उनको सिर्फ जोड़ने के लिए प्लॉट डाला गया था, और इसी वजह से फिल्म को ट्रोल भी किया गया और क्रिटिसिज्म भी मिला। वाईआरएफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वीक राइटिंग। उन्हें जेन्युइनली फ्रेश राइटर्स को ऑनबोर्ड करना चाहिए, स्क्रिप्ट्स की वर्कशॉप करनी चाहिए, और आदित्य चोपड़ा को यह अलाउ करना होगा कि लोग उन्हें ऑनेस्टली उनके मुंह पर बोल सके, सर ये जो सीन है ना ये काम नहीं करने वाला। और प्लीज यार, लास्ट मिनट चेंजेस ना, वो भी सिर्फ एक स्टार को खुश करने के लिए, प्लीज यार वो मत करो, क्योंकि एंड में जब फिल्म फ्लॉप होती है ना तो स्टार भी उसे नहीं बचा सकता। तीसरा स्टेप, आदित्य चोपड़ा का रोल। अब ये ना देखो सबसे ट्रिकी पॉइंट है। आदित्य एक एक्लेम्ड डायरेक्टर थे 90s एंड 2000 में, ओके। उन्होंने हमें डीडीएलजे दी है, उन्होंने हमें मोहब्बतें दी हैं। मतलब एक टाइम पे उनका जो डायरेक्टोरियल विजन था वो अनबीटेबल था। शायद उन्हें वापस डायरेक्टर चेयर पर बैठना चाहिए और एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो स्टूडियो का ना बेंचमार्क है उसे रिसेट कर दे। दूसरी तरफ अगर आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने के मूड में नहीं है ना, तो उन्हें एक बात समझनी होगी कि एम्पावर, ठीक है, डोंट डिक्टेट। ये वही बात है जो अनुराग कश्यप ने पॉइंट आउट करी थी। उन्होंने यही बोला था कि बॉस को हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, और डायरेक्टर्स और राइटर्स को हायर करते हो ना अगर तो उन्हें अपनी फिल्म बनाने भी दो। कास्टिंग और हर डिटेल पर डिक्टेटरशिप करना मतलब बंद कर दो प्लीज। मतलब वाईआरएफ का जो रोल होना चाहिए वो एक सपोर्ट सिस्टम का होना चाहिए जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करे और उन्हें फ्री हैंड दे। स्टूडियो का काम क्वालिटी कंट्रोल का है, नॉट माइक्रो मैनेजिंग एवरी डिसीजन, राइट? जब तक आदित्य चोपड़ा अपना कंट्रोल छोड़ेंगे नहीं ना, स्टूडियो फ्रेश ब्लड को ब्रीदिंग स्पेस दे ही नहीं पाएगा। और ये चेंज अर्जेंटली जरूरी है, क्योंकि अभी ऑडियंस इवॉल्व हो गई है। पब्लिक को सिर्फ बड़ी मार्केटिंग, स्टार स्टडीड पोस्टर से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, अंडरस्टैंड इट। कंपटीशन ना देखो अब बहुत बड़ा हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है, ठीक है? तो कमबैक पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक तरीके से विजनरी डायरेक्टर्स को लाओ, और आदित्य चोपड़ा या तो खुद धमाका करो या फिर कुर्सी प्लीज छोड़ दो टैलेंटेड लोगों के लिए जो इस चीज को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वाईआरएफ अपना कमबैक कर भी पाएगा या फिर अगली एक और फ्लॉप देने वाला है वो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि वाईआरएफ तक ये आवाज जरूर पहुंचे, क्योंकि पब्लिक की आवाज ही असली बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट होता है गाइस, ठीक है? और अगर तुम इस चैनल पर नए हो ना तो YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही मिलेगा तुम्हें असली अनफिल्टर्ड बॉलीवुड एनालिसिस। और तुम लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां रोज हम तड़के मसालेदार ऐसे रिव्यूज और पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो, आदाब। बस इतने से ही समझ लो कि अगला टॉपिक एकदम मसालेदार होने वाला है।